तो हम लोगों ने डी ऑर्बिटल्स पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लिखेगा। तो कल क्या पढ़ रहे थे? हमने कल पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का प्री रेक्विजिट नॉलेज के डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी, 11 वो आता नहीं था ना उसको, चलेगा। हाई स्कूल में पढ़ा कर जाके, आपने टेंथ में पढ़ा दिया 5:30 तो पढ़ा ना घर जाके, मतलब वेरी गुड। चलो देखो दरवाजा बंद कर दोगे। नहीं पता है मैंने ना तुम लोगों को टेस्ट का मैसेज 5:30 से रिमाइंड कराने के लिए डाला था, टेस्ट की बात तो कल ही होगी। नहीं आपने बोल दिया और आप रात में सिलेबस खत्म करा, रात में कैंसिल हो गया, तो टेस्ट भी कैंसिल हो गया। अच्छा तो मैं ऐसा तो आपने सुबह से मैसेज नहीं डाला। अच्छा तो वो एनीवे मुझे टेस्ट देना नहीं था यार, पर मैं चाहती थी तुम थोड़ा बहुत पढ़ लेते, मैं बस ये चाहती हूँ। कितने बजे आए मैं तो मुझे याद नहीं। 5:22 पे मैसेज आया और मैंने तो मैंने पता क्यों रिप्लाई किया, ये अनुपम का मैसेज आया था। मैं को मैसेज आया था क्यों और क्या मैसेज तो इग्नोर हो जाता। पूरा लिखना Everybody now write it down and please pay attention all of you. बहुत important topic है guys. क्रिस्टल फील्ड लिखिए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बेसिक्स हम लोगों ने सीखे, ठीक है। क्या था कि डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है वो हमें पता होना चाहिए, यही हमने सीखा था, ठीक है। अब मुझे सबको ये बात पता है, मैं दोबारा से एक बार और बता देती हूँ। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल बनाते जाओ साथ साथ। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, एक्स और वाई के अलोंग होती है और ऐसा सा डबल डबल शेप का आपका ऑर्बिटल रहता है। तो दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। डी एक्स वाई का शेप बना लो, और ये मैं किस हिसाब से लिख पा रही हूँ, आपके पास आएगा स्कूल में लिखने को राइट अ शॉर्ट नोट ऑन crystal field theory, ठीक है। तो they will ask you write a short note for the crystal field theory for an octahedral complex, तो भी आपको यहीं से शुरुआत करनी है। और अगर आपके पास आता है write a short note on crystal field theory for a octahedral complex, तो भी आपको यहीं से शुरुआत करनी है कि भाई in a d block element या in a coordination complex there is a central metal ion, ठीक है। देखो आपने लिखा K4, आपने इससे पहले कितने सारे coordination complexes पढ़े, सबके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है बताइएगा, आयरन या निकल या कोबाल्ट या मैंगनीज, कुछ भी होता है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 के बीच में वो आता है, सो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप लिखोगे कि इन टू एक्सप्लेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी हैव टू फर्स्ट कंसीडर इट्स स्ट्रक्चर, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। इट इज मेड अप ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय लॉट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। So this central metal atom is primarily a d block element and it has 3d and 4d orbitals available for the formation of covalent bond. इतनी बात सबको लिखनी है, ठीक है। ये मैं डिक्टेट करके लिखवा दूंगी, इतनी बात सबको समझ आ गई, राइट। तो उसके अंदर आप बताओगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास अवेलेबल d orbitals होते हैं जिनकी शेप क्या क्या होती है वो हमने देख रखी है, ठीक है ना। डबल शेप होती है, डबल डबल होती है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई
तो dxy में आपको पता है ऑर्बिटल्स की शेप यहां रहती है एग्जैक्टली एट 45 डिग्री थीटा। फिर dyz, तो ये y ले लीजिए, ये z ले लीजिए। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये बेसिकली एक 2D शेप में हम दिखा रहे हैं, बट ये एग्जैक्टली 3D है। ठीक है, इससे आपको ये बताना है। dzx भी एग्जैक्टली सेम बना लो, और लास्ट हमारे पास जाएगा dz dz। ठीक है, अब देखते समझिए। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो एवरीबॉडी? आई होप इट इज। एक अकेला डी ऑर्बिटल ऐसा जिसके सिर्फ 2 लोब्स हैं, वो डी। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात, राइट? अब ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स कहां प्रेजेंट हैं? जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके यहाँ पे। जैसे मैंने बोला K4 FeCN6। तो सबसे पहले अपने आप को अवेलेबल कौन कराता है बॉन्ड बनाने के लिए? आयरन। सबसे पहले अपने आप को कौन अवेलेबल कराता है? सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे आयरन की जगह बेटा सिल्वर हो सकता था, जिंक हो सकता था, कॉपर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर ये अपने आप को अवेलेबल कराता है कि मेरे को अब बॉन्ड बनाने हैं लिगेंड्स के साथ। कैसा नो? तो अब आप ये देखो, जब हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो यहाँ पे आपको पहली लाइन लिख लो जरा। तो आपने शेप्स बना ली डी ऑर्बिटल्स की, लिखो इसके अंदर 2-3 पॉइंट लिखो। लिखो टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स, टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब एग्जाम हमारे आराम से अप्रैल में है, तो आराम से सिलेबस निपटाएंगे, तो टेंशन की बात नहीं। ठीक है, राइट? लिखो, नहीं तो मेरा ये हो रहा था कि फटाफट समझा दो। लिखो, लिखो टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स with crystal field theory, we have to understand that it has a central metal atom, that it has a central metal atom, that it has a central metal atom. ठीक है, it has a central metal atom in the coordination complex. In the coordination complex, it has a central metal atom in the coordination complex, which makes itself available, which makes itself available for, which makes itself available for the formation of the coordinate bonds, which makes itself available for the formation of the coordinate bond. ठीक है, which makes itself available for the formation of the coordinate bond. And the central metal atom, since it is a d block element, and the central metal atom, and the central metal atom, since it is a d block element, since it is a d block element, primarily provides the 3d orbitals, primarily provides the 3d orbitals for the formation of the coordinate bond. ठीक है, for the formation of the coordinate bonds, and the shapes of the d orbitals are as follows. ये आपने बनाना है, ठीक है? And the shapes of d orbitals are as follows. There are 5 d orbitals: dxy, dyz, dzx, dx square y square and dz square. इसको x square minus y square मत पढ़िएगा, it is x square dash y square. ठीक है, so dx square y square and dz square. तो ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें क्या समझाना है? अब तुम्हें आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनो, ये लिख लो। हाँ, इतना लिख। बोलो।
बननी फुल पते हैं सबकी, राइट? हो गया भाई? क्या लिख रही भाई? शेप से बता दो। लिख लिया पक्का? चलो आगे, राइट? अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? अब लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको दो लेवल से समझाने को आएगी, या तो they would ask you to explain it for the octahedral complexes, या they will ask you to explain it for the tetrahedral complexes. देखो सबसे पहले हम octahedral complex की बात करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है आप देखो। अगर कोई आपसे बोले कि भाई octahedral complex कैसे बनता है, octahedral complex कैसे बनता है, तो पहले आपको octahedral complex की शक्ल याद होनी चाहिए कि मैम या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाए या हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो जाए, यस और नो? या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाए या हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो जाए। सुन लो पहले, सुन लो, तुमको कुछ भी मिटा नहीं है, सुनो। और किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बने कि डब्बे के अंदर जो भी सेंट्रल मेटल एटम है M, which can be iron, निकल, कोबाल्ट, कुछ भी, उसके साथ जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो 6 लिगेंड्स होने चाहिए। अब वो 6 के 6 लिगेंड्स सेम हो सकते हैं, वो 6 के 6 लिगेंड्स अलग हो सकते हैं, या 3 एक जैसे 3 एक जैसे, कुछ भी हो सकता है। टोटल करके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपको भी पता है कि इन दोनों में से ही कोई हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और शेप बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होगी पहले ये समझिएगा कि भाई यहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल एटम बैठा है, यहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल एटम बैठा है इस तरीके से, तो एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, दे आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और एक लिगेंड ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, L5 और L6, ठीक है? करेक्ट है? तो अब आप देखिएगा अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर देती हूँ, व्हाट शेप डू यू गेट टू सी? स्क्वायर बाइपिरामिडल। और स्क्वायर बाइपिरामिडल को ही आप क्या बोलते हैं बताइएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो प्लेन में हो गया स्क्वायर, एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ऊपर, ठीक है? इतनी बात नहीं, इसी शेप को आप क्या बोलते हो? ऑक्टाहेड्रल। तो इतना हमको पता था, लेकिन इस शेप को हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से समझाना है। समझ में आ रही बात, राइट? तो यहाँ पे नाम देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ पे फील्ड वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज रख दिया चाहे नेगेटिव चार्ज रख दिया, क्या वो चार्ज अपना एक इलाका बनाता है कि नहीं बनाता? और उस इलाके में वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी लगाता है। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो आप ये देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में ये थ्योरी है, और आप देखो ये थ्योरी विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द कलर्स दैट यू गेट टू सी इन एनी जेमस्टोन। आप कहते हो देयर इज अ ब्लू सफायर, तो ये ब्लू क्यों है? एमरल्ड ग्रीन क्यों है? हिंदी में पन्ना बोलते हैं उसको, ठीक है? और आपके पास क्या हो गया? येलो सफायर विच इज पुखराज, वो येलो ही क्यों है? तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं कि है सब एल्यूमिनियम, सबके अंदर Al2O3 है बेटा, एक भी जेमस्टोन का कॉम्पोजिशन अलग नहीं है, पर फिर भी Al2O3 कभी येलो है तो वो ब्लू सफायर, सॉरी येलो सफायर है, अगर वो मतलब पुखराज है, हरा है तो वो पन्ना है यानी एमरल्ड है, अगर ब्लू है तो वो ब्लू सफायर विच इज नीलम है, और भी तमाम होते हैं। तो यही ऐसा क्या है कि सडनली उसके कलर चेंज हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो हमारी थ्योरी ये समझाती है, ठीक है? राइट? अब ध्यान समझिए। तो हमें साइंटिस्ट ने इसको समझाने के लिए क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई मान लीजिए एक क्यूब है और उस क्यूब के बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम बैठा है, ठीक है? तो अब साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इस सेंट्रल मेटल एटम के पास सारे के सारे पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल हैं, और पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है? ध्यान समझना मैं क्या बोलूं।
तो लेकिन मैम हमने तो पढ़ा है कि 3D के अंदर 5 जो डब्बे होते हैं, आप बोल रहे हो कि पांचों के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पे याद रखिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, वो क्लियरली बोलती थी कि एक लिगेंड आएगा, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच कैन बी, अगर 3 लोन पेयर्स भी हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, देगा वो एक ही, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक अपने पास रखेगा और बॉन्ड बनाएगा। ये हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी। डिफरेंस समझिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियरली बताती थी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के बीच में देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि भाई सेंट्रल मेटल एटम पे कोई ना कोई चार्ज होता ही है, +2 +3। अब इसमें एक डिसएडवांटेज आएगा इसका, पर वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पे कैसा चार्ज है, +2 +3 का कोई ना कोई तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही है। और जो लिगेंड्स होते हैं या तो वो नेगेटिव होते हैं या वो न्यूट्रल होते हैं, पर फिर भी लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज तो भरपूर होता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो ligands are either neutral or they are negatively charged, but they have at least one lone pair. तो नेगेटिव चार्ज तो लिगेंड्स पे है ही, और यहाँ पे मेटल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे बात होती है that there is a force of attraction। समझ रहे हो, यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की बात नहीं होती सीएफटी में। सीएफटी बात करती है कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है, कोई न्यूक्लियस है और एक एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव आयन उसकी तरफ आ रहा है, चलिए, तो एक एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अब आप ये देखो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आइडियली इनको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट, तो दे वुड कम क्लोज, जो कि होता भी है। लेकिन क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा पास आ जाए और आपने डायग्राम में आपको ये बना के दूं कि बेटा ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया और ये चिपक गए, तो ये गलत डायग्राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि मैम पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पास तो आए, बट आप ये देखो कि न्यूक्लियस पास आए, इलेक्ट्रॉन भी तो पास आए, तो इनके बीच में जो रिपल्शन थी, तो पॉजिटिव नेगेटिव इनको पास ला रहे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव थोड़ी सी रिपल्शन भी है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही है, दो फोर्सेस ऑपरेट कर रही है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द कैटायन एंड द एनायन इज ब्रिंगिंग देम क्लोजर। लेकिन जब वो पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रिपल्शन उनको दूर लेके जा रहे हैं। तो क्या होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये दो एटम्स अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कि भाई इस डिस्टेंस पे जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका क्या मतलब होगा बताइए कि भाई अब ये इस डिस्टेंस पे मेंटेन है, ना ये दूर जा सकता, क्योंकि रिपल्शन अगर हो रही है तो अट्रैक्शन उनको खींच के रख रही है। तो इस डिस्टेंस पे द टू एटम्स विल कीप देमसेल्व्स कांस्टेंट और स्टैटिक, और अब ये ना दूर जाएंगे ना ये इससे ज्यादा पास आएंगे, क्योंकि पास आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन दूर कर देगी, दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर इनको खींच लेगी। तो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जिसपे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैन स्टे एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? तो आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए जब भी आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड में हमने 10th क्लास में या 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कि कैटायन विल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया, अट्रैक्शन होगी। तो आप लोग एक एरो डायग्राम बनाते थे ऐसे करके, Na से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, Cl, तो ये कैटायन बन गई है ना। तो ऐसा थोड़ी कि इनको ऐसे जोड़ दोगे, दे विल नेवर टच ईच अदर। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन के कारण दूर रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव उसको खींचेगा। तो एक डिस्टेंस पे देयर विल बी अ स्टैटिक अरेंजमेंट ऑफ द आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ही रहेगी। इतनी बात सबको समझ आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, राइट? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि we will take the bond between the metal and the ligand as an ionic bond, जबकि VBT कहती है we will take the bond between the metal and the ligand as a covalent bond या coordinate bond, क्योंकि हमने पढ़ा है that a coordinate bond once formed cannot be distinguished from a covalent bond। ये पढ़ा है हम लोगों ने, राइट? कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बन गया तो ओवरलैपिंग तो हो रही है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो हुआ ना वो। इतनी बात समझ आ गई सबको? तो इस पॉइंट को लिख लो। VBT considers the bond between the metal, VBT considers the bond
between the metal देखो देखो VPT considers the bond between the metal and the ligand to be coordinate bond, or you can bracket में डाल लो, or covalent bond. VPT considers the bond between the metal and the ligand as a coordinate bond. ठीक है? Whereas CFT, crystal field theory, considers ठीक है, देखो, and the CFT considers the bond between the metal and the ligand. CFT considers the bond between the metal and the ligand to be an ionic bond. ठीक है, लिख लिया, राइट? फिर लिख लो इसको, देख लो, in an ionic bond the cation and the anion, in an ionic bond the cation and an anion maintain themselves at an equilibrium distance. The cation and the anion maintain themselves at an equilibrium distance. The cation and the anion maintain themselves at an equilibrium distance, where the force of attraction between the positive and negative ions balances, where the force of attraction between the positive and the negative ions balances the force of repulsion between the electron cloud, balances the force of repulsion between the electron clouds of both the ions, balances the force of repulsion between the electron cloud of the two ions and nuclei of the two ions. ठीक है? लिख लिया? कितना समझ आ गया? तो ये एक चीज, ये वो चीज है जिसके अंदर जो नोट्स में नहीं लिखी हुई, इसलिए लोग लिखवानी पड़ेगी। अब देखो, तो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है हमको, और हमें पता है कि 4 लिगेंड्स कैसे आएंगे। अब देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी वाई एक्सिस, ठीक है? सेंट्रल मेटल एटम बीच में बैठा है बेटा, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू। तो मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम यहाँ बीच में बैठा, अब मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्टाहेड्रल। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कि भाई जब प्लेन में स्क्वायर बनेगा और एक लिगेंड ऊपर से आएगा, एक लिगेंड नीचे से आएगा। तो प्लेन में यहाँ पे स्क्वायर कैसे बनेगा, आप मुझे बताओ। कि जब एक लिगेंड इधर से आ रहा है सामने से, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कि स्क्वायर कब बनेगा, जब एक लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, लेकिन मान एक लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, और एक लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है। समझ पा रहे हो? ऐसा और ऐसा एक प्लेन की बात हो रही है। तो आपको पता है कि भाई ये लिगेंड आके इससे चिपकने तो वाला नहीं है। अगर आयनिक बॉन्ड भी ले लो तो पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पास आएगा, लेकिन बहुत चिपकने तो वाला है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से रिपल्शन हो जाएगी। तो ये आएगा एक सर्टेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे, अपने आप को मेंटेन कर लेगा। ऐसे इधर से ये आएगा, ये भी इधर से मेंटेन कर लेगा, वो उधर से आ रहा है, वो भी अपने आप को मेंटेन कर लेगा, और ये आ रहा है, ये भी मेंटेन कर लेगा। So they would maintain themselves at L2, L1, L4, L3
इनको अगर जोड़ो तो क्या ये आपको एक ऐसा लग रहा है प्लेन में स्क्वायर बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सब लोग को। और एक लिगेंड ऊपर से आएगा L5 और एक लिगेंड नीचे से आएगा L6। लेकिन हमेशा नेगेटिव होता है। लिगेंड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो डोनेट करता है। तो डोनेट कौन करेगा? जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही बात है, राइट? तो मैंने वही बोला कि लिगेंड आइदर कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी न्यूट्रल, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास है तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज तो सफिशिएंट है ना उसके ऊपर, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ इस तरह से वो अप्रोच करके एक शेप बना लेंगे। तो अब साइंटिस्ट थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई इस एक्सिस पे अगर हम मान ले, ये आप देखो अगेन दिस इज कन्वेंशन, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ साइंटिस्ट ने समझाने के तौर पे तुमको कि भाई हम एक स्ट्रक्चर समझा पाए कॉमन मैन को, वो कैसे समझाओगे तो वो समझो। तो यहां से उन्होंने बोला कि भाई एक्स एक्सिस पे लिगेंड आ रहा है और इधर से भी एक्स एक्सिस पे लिगेंड आ रहा है, तो कौन सा डी ऑर्बिटल ऐसा है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है? कौन सा डी ऑर्बिटल ऐसा है? क्योंकि देखो सेंट्रल मेटल एटम आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 3d4 कुछ भी 4s के इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस एरिया में क्या पड़ा है? 3d। तो 3d फैले हुए ना अलग अलग डायरेक्शन में, हमने पढ़ा है कुछ x स्क्वायर y स्क्वायर है, मतलब x और y पे है, एक dz स्क्वायर है जो z पे है, एक dxy है जो xy प्लेन में, इफ यू रिमेंबर दैट। तो अगर मैं पूछती हूँ कि एक लिगेंड x पे इधर से आ रहा है और एक लिगेंड x पे इधर से आ रहा है, कौन सा d ऑर्बिटल इफेक्ट हो रहा होगा? dx स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि dx स्क्वायर y स्क्वायर की शक्ल देखो तुम, यहाँ मेटल बैठा है तो यही तो dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है जो x और y की एक्सिस पे होता है, बताइएगा बोलो। तो अगर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम बैठा है और कोई लिगेंड उसको दो डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, तो हम अगर हाइपोथेटिकली हम मान लें कि मान लीजिए वो एक्स एक्सिस है, तो व्हाट वुड दैट मीन कि मैम अगर एक्स पे आ रहा है यानी कि एक्स पे तो कौन सा लिगेंड है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ऑब्वियसली स्क्वायर बनाने के लिए दो इधर से आ रहे थे, दो आप सामने से भी आ रहे हैं, तो दो एक्स पे आ रहे हैं और दो वाई पे आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सा ऑर्बिटल तुमको दिख रहा है जिसके बिल्कुल हेड ऑन लिगेंड आ रहा है? कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है बताइए? dx स्क्वायर y स्क्वायर, यस और नो? सिमिलरली तो इसका मतलब जब ये लिगेंड 1 लिगेंड 2 लिगेंड 4 और लिगेंड 3 जब ये इसको अप्रोच कर रहे हैं तो मोस्ट इफेक्टेड ऑर्बिटल शैल बी dx स्क्वायर y स्क्वायर। सही है, इफेक्ट कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं। सिमिलरली ये जो z है, एक इधर से आ रहा है ऊपर से, एक नीचे से आ रहा है, तो ये अप्रोच कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो सिर्फ z के अलोंग है? dz स्क्वायर। तो यानी कि जब हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो लिगेंड्स बिल्कुल सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं 6 डायरेक्शन से। 6 में से वो दो डायरेक्शन क्या हुई? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक्स, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव जेड, एक नेगेटिव जेड। इन 6 डायरेक्शंस में इफेक्ट तो सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, व्हिच इज dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। सही बात है? तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है, तो कौन इफेक्ट नहीं हुए? किसके हेड ऑन लिगेंड आया नहीं? एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड। समझ में आ गई? तो अब आप ये देखो कि पहले क्या सिनेरियो था कि जो डी ऑर्बिटल थे, डी ऑर्बिटल दे वर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब बताओ, 11वीं में पढ़ा, जिनकी एनर्जी सेम होती है। एनर्जी सेम कैसे होती? फिजिक्स पढ़ रहे हो सर, एटम से किसके है? देखो बात समझ में। मुझे बताओ, क्या बोहर के हिसाब से हर सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है? होती है। तो अगर ये मान लीजिए मैंने बोला कि भाई ये एक शेल है, मान लीजिए ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ऐसे ये थर्ड शेल है, ठीक? तो सारे डी ऑर्बिटल्स मान लो एक डी ऑर्बिटल डब्बे बना ली, तीसरा चौथा पांचवा, ये बनाते ना तो वैसे 5 डब्बे, एक dxy है, एक dyz है, एक dzx है, एक dx y स्क्वायर dz। तो आप देखो इसका डिस्टेंस इधर से 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, ठीक है?
तो अगर इन सबका डिस्टेंस सेम है तो क्या सब पे बराबर अट्रैक्शन जारी? बिल्कुल। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम है, बस डायरेक्शन बदली, क्या फर्क पड़ा कि मैम एक 5 सेंटीमीटर राइट में है तो एक 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, एक 5 सेंटीमीटर टॉप पे है तो एक 5 सेंटीमीटर बॉटम में है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे एक बात बता दो कि इसके अंदर सब पे अट्रैक्शन तो बराबर पहुंच रही है, अगर रिपल्शन भी पहुंच रही है तो वो भी बराबर पहुंच रही है। तो यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रॉन है और अगर उसको न्यूक्लियस की तरफ जाना है तो जितनी इसका मन कर रहा है न्यूक्लियस में गिरने का उतना इसका मन भी कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर दो ईंटें हैं और अगर दो ईंटें में सेम लेवल पे रख दूं तो क्या दोनों में सेम पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी कि नहीं होगी? तो दोनों का जो नेचर है जमीन पे गिरने का वो सेम फोर्स से गिरेंगे नीचे, क्योंकि आइडेंटिकल है सब कुछ। और बस क्या डिफरेंस है कि भाई एक इधर है एक इधर, पोजीशन का ही फर्क है, हाइट तो सेम है। इसका मतलब आप देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, पोटेंशियल एनर्जी एटम में क्यों आती है आप मुझे बताओ। हमने पढ़ा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूम रहा है तो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे इनवर्ट अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। अगर सिर्फ इनवर्ट अट्रैक्टिव फोर्स होती तो क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता कि नहीं गिरता? और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में गिरेगा तो प्रोटॉन से मिलेगा एंड व्हिच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो क्या मैटर स्टेबल रहता? नहीं रहता। तो अगर ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन में इनवर्ट अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसे काउंटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करता है? घूमकर। जब ये घूमता है तो इस पे क्या लगती है? एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप ये बताओ कि जितनी अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस की इस डायरेक्शन में पहुंच रही है 5 सेंटीमीटर पे, तो हर 5 सेंटीमीटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम ही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो भी है, बस फर्क क्या होगा, ये इस गोले में घूम रहा है, ये अलग गोले में घूम रहा है, ये अलग गोले में घूम रहा है, गोला अलग है पर स्पीड तो सेम है। So all the electrons they have to experience the same centrifugal force so as to counterbalance the inward attractive force. इतनी बात सबको समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। तो एक तो होगी कि मैम इस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन की सेम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन dxy का हो, dyz का हो, dzx का हो, dx2y2 का हो, dz2 का हो। बोलो। और मुझे एक बात बताओ, क्या हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरना चाहता है? पर हमने उसको गिरने नहीं दिया। ये मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ। आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का और आपको नहीं खाने दिए जा रही तो आप पे गुस्सा डेवलप होगा। आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का पर आपको पढ़ने पे जोर दिया जा रहा है तो आपको वो करने को बोला जा रहा है जिसमें आपका मन नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप में क्या डेवलप हो रहा है? गुस्सा, पोटेंशियल एनर्जी। वही होता है पोटेंशियल एनर्जी। ईंट नीचे जमीन पे रहना चाहती है, तुमने उसको ऊपर उठा लिया, तो जितना ज्यादा उसको ऊपर उठालोगे तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। यू गेट माय पॉइंट? तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये बेचारे दोस्त थे, तुमने दूर कर दिया इनको। तो जितना दूर कर दोगे उतना क्या डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना आप दूर जा रहे हो, दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स नॉर्थ साउथ चिपके रहना चाहते हैं, तो आपने वो चिपके हुए मैग्नेट्स को दूर कर दिया, तो अब उनमें क्या डेवलप हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। दो नॉर्थ एंड नॉर्थ है, वो पास आना चाहते हैं नहीं, पर तुम जबरदस्ती धक्का मार के नॉर्थ और नॉर्थ को सामने ला रहे हो, तो उनमें क्या डेवलप हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब व्हेनेवर एनीथिंग इज फोर्स्ड टू डू समथिंग जो उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं है, तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये दोनों अट्रैक्टेड रहना चाहते हैं, आपने इनको दूर कर रखा है। तो क्या इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी कि नहीं होगी? तो मुझे बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी 5 सेंटीमीटर दूर कर रखा है और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर दूर कर रखा है, तो दोनों में सेम लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी कि नहीं होगी? इन शॉर्ट सभी के अंदर बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों बराबर काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि सब पे सेम अट्रैक्शन अंदर खींचे जा रहे हैं, तो सबको सेम अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस करना है, सबको सेम दूरी पे रखा गया जबकि सब न्यूक्लियस में गिरना चाहते हैं, तो सब में बराबर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। इन शॉर्ट हर डी ऑर्बिटल में रहने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम सेम होगा। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनका डिस्टेंस सेम है न्यूक्लियस से, हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जिनकी एनर्जी सेम है।
और वो एनर्जी टोटल एनर्जी की बात की जा रही है जिसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप ये बोलो कि मैम जब तक ये मेटल एटम यहाँ बैठा था बीच में और कोई लिगेंड आसपास से कोई नहीं आ रहा था, तो सबसे अच्छी बात ये हो रही थी कि वो आराम से बैठा है और पांचों डी ऑर्बिटल एक ही डिस्टेंस पे मेंटेन है, तो वो डीजेनरेट थे डी ऑर्बिटल्स। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये बेचारा इलेक्ट्रॉन दुख में तो पहले ही था कि भाई इसको पॉजिटिव में गिरना था, सोच के देखना, इसको पॉजिटिव में गिरना था, ठीक है, और इसको दूर कर रखा है तुमने। और मान लो ये डी ऑर्बिटल ऐसा हो गया जिसकी तरफ लिगेंड भी आ गया। सोचो, ये इलेक्ट्रॉन पहले ही इसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों थी? क्योंकि मैम ये न्यूक्लियस में गिरना चाहता था, आपने इसको क्या कर रखा था, न्यूक्लियस से दूर कर रखा था। अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि दो के अगेंस्ट बिल्कुल ही लिगेंड उसके आमने सामने आ, तो जिसके सामने लिगेंड आएगा, लिगेंड के पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो लिगेंड की जो फील्ड है वो कैसी होगी, वो नेगेटिव को रिपेल करेगी। सोच के देखो, तो जब वो नेगेटिव को रिपेल करेगी तो इसका क्या मतलब है आप बताइए कि भाई इसका गुस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये लिगेंड ये भी इसको रिपल्शन दे रहा है और ये बेचारा अपने न्यूक्लियस से भी दूर है, मतलब हर लेवल पे ये इसके पास आ रहा है, ये कह रहा है भाई मेरे पास, मतलब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। और आप बोलो जब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हो और आप जबरदस्ती उनको पास ला रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई नेगेटिव और नेगेटिव का अपना नेचर क्या है, दूर जाओ, पर आप उसको दूर लेके जा रहे हो कि आप जबरदस्ती उसके अगेंस्ट, मर्जी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, पास ला रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इधर से नेगेटिव इसके नेगेटिव के पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और पॉजिटिव से नेगेटिव वैसे ही दूर रख रखा है तो एनर्जी ज्यादा है। तो ये बेचारे का दुख ज्यादा है, इसका भी दुख ओवरऑल ज्यादा है, ठीक। लेकिन ये और ये विच इज बेसिकली गोइंग टू बी माय dxy, dyz और dz, इनके सामने कोई नहीं आ रहा, तो इनके सामने कोई रिपल्शन एज सच नहीं है। तो ये अपने आप को क्या करते हैं, ये अपनी डीजेनरेसी लूज करते हैं। डीजेनरेसी लूज क्या कर देते हैं कि भाई इट्स लाइक दिस, कि भाई इसको तो वैसे ही बेचारा मरा पड़ा है, तो है ना, अननेसेसरीली इसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा अगर इसको हमने अपने पास रख लिया, ठीक है, इसको अगर हमने अपने पास रख लिया तो क्या होगा कि ये पूरे पूरे एटम की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर देगा, क्योंकि ये नहीं चाहते कि रिपल्शन हो, ये चाहते हैं अट्रैक्शन हो या बैलेंस रहे, बना रहे। और यहाँ से रिपल्शन आ रही है ज्यादा, अगर यहाँ से रिपल्शन बढ़ेगी तो ये रिपल्शन इसको धक्का मारेगी, क्योंकि ये तो बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस और नो। तो ये रिपल्शन क्या कर रही है, ये रिपल्शन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रही है कि तो न्यूक्लियस में गिर जा, और न्यूक्लियस में गिर गया फिर तो मैटर अनस्टेबल हो जाएगा। तो एटम का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या रहता है, ये जिनके सामने धक्का आ रहा है, ठीक है, तो भाई तू उसकी तरफ ही चला, ये थोड़ा सा उसको दूर कर देगा, थोड़ा सा, और जो पास थे, जिनपे ज्यादा था, जिनपे कोई दुख नहीं था, उनको अपने पास बुला लेगा, और जिनपे रिपल्शन थी उनको थोड़ा सा दूर कर, जैसा नो। तो ये होता है कि जो एक लेवल पे डी ऑर्बिटल से, मैं इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। मान लो डी जनरेट 5 ऑर्बिटल्स थे, मतलब ये न्यूक्लियस के बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे 5 5 5 5 5। लेकिन जैसे लिगेंड्स ने उसको अप्रोच किया तो उसने क्या करा, जिसके सामने लिगेंड आ गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ गई, वो उल्टा इसको पुश करने लग गया कि तू न्यूक्लियस में गिर जा। तो इसने क्या करा कि तेरे को न्यूक्लियस में गिरना है, ये तेरे को धक्का मार रहा है, तो इसको और दूर कर दिया, और जो पास वाले थे उनको और पास खींच लिया। मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो उससे क्या हुआ कि जो डी ऑर्बिटल्स पहले पांचों एक ही लेवल पे थे, अब 3 पास आ गए और 2 दूर चले गए। तो अब क्या वो डीजेनरेट रहे, क्या अब उनकी सेम एनर्जी रही? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियस के थोड़े पास आ गए और 2 न्यूक्लियस से थोड़े दूर चले गए। तो यहाँ पे जो डीजेनरेसी है वो खत्म हुआ, ठीक है। और यहां से अब हम थोड़ा सा इसे बोलते हैं डी ब्लॉक्स की स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देख रहे तो क्या हुआ, ये बैठा सेंट्रल मेटल एटम, सारे डी ऑर्बिटल्स खुले छोड़ रखे थे इसने, लिगेंड्स ने इनको अप्रोच किया। लिगेंड्स ने, जब भी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे तो हम बोलेंगे कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा। और क्योंकि हम CFT पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है द बॉन्ड बिटवीन अ मेटल
एंड द लिगेंड शैल ऑलवेज बी एन आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का हमने आज एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि वो आयन्स जो होते हैं वो चिपकते नहीं है, वो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे मेंटेन करते हैं। तो लिगेंड आया बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके, तो जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आया तो यहाँ मेटल का डी ऑर्बिटल पड़ा था dx² y²। तो dx² और y² के दो लिगेंड्स इधर से आ रहे हैं, तो ये दोनों लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारे कि तू न्यूक्लियस में गिर जा, उससे ये सेंट्रल मेटल एटम में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसने क्या बोला कि भाई इतने टाइम में तू इसकी तरफ धक्का मारेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन चल के मेरे में गिरेगा, तो मैं इसका टाइम बढ़ा देता हूँ। तो उसने क्या करा, इसको दूर कर दिया, समझ रहे हो। और जब दूर कर दिया तो लिगेंड्स क्या करे, अब लिगेंड देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव के कारण क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन हुई, थोड़ा सा और पीछे हो गया। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, न्यूक्लियस में गिरने का जो टाइम था वो बढ़ गया, तो ये एटम ने अपने आप को बचा लिया। डू यू अंडरस्टैंड? इसको ऐसे समझो आप लोग जो मैं समझा रही हूँ, लॉजिक समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सिमिलरली y² की भी अप्रोच कर रहे हैं अगर, तो y² में भी यही हो गया। तो आप देखो एनर्जी किसकी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी उन डी ऑर्बिटल्स की